हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। और आज इस सेशन में हम अपने नरेशन की थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखा हम लोगों ने, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक सेट जो है 2017 के पेपर का हमने सॉल्व किया। और उसमें मैंने आपको ये शो किया कि मतलब किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किन बेसिक्स को हम फॉलो करते हैं। तो वहां पर हमारा जो चेंजेस जो थे, हम लोगों ने जिस प्रोसेस को फॉलो किया था क्वेश्चन को करने के लिए, वो ये था कि सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज को देखते हैं, देन कंजंक्शन, देन टेंस, देन प्रोनाउन एंड देन मिसलेनियस चेंजेस। मिसलेनियस चेंजेस में हमारे पास रेफरेंसेज आते हैं, प्लेस के एडवर्ब होते हैं, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं। तो इनको हमने देखा और हमारे क्वेश्चन करते हुए कुछ क्वेश्चंस में एक इशू आया था कि हमने कम को गो को वहां पे कम चेंज किया था, हम लोगों ने गो में चेंज किया था। लेकिन ये थ्योरी में हमारे नोट्स में जो था वो उस समय नहीं था, तो मैंने उस पार्ट को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। और चेंजिंग प्लेस रेफरेंसेज, तो प्लेसेस रेफरेंसेज में तो आपको हेयर को देयर में करना होता है, और हिदर जो है वो भी हेयर का मीनिंग देता है, और थिदर जो है ये भी यही मीनिंग देता है, देयर वाला मीनिंग देता है। तो ये दोनों चीजें तो सेम है, इन दोनों चीजों में कोई डिफरेंस एज सच नहीं होगा, ठीक है। और कम को गो में चेंज किया जाता है, जो हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा भी। तो एक्चुअली एक पार्ट ये है कि कम इज चेंज टू गो व्हेन देयर इज अ वर्ड शोइंग नियरनेस, ठीक। तो इवेंचुअली मैं आपसे कहूंगा कि आप ऑप्शंस पे रिलाई करिए, वो बेटर होगा। और क्योंकि हम काफी क्वांटिटी में क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि सर आपने हमें केवल 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए और आपने थ्योरी खत्म कर दी। तो मैं चाहता हूं कि आप जितना कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज को डिस्कस कर सकें वो आपके लिए बेटर होगा। जितना टाइम आप प्रिपरेशन में डिवोट करेंगे, उतना टाइम आपको कम लगेगा जब आप एक्चुअल पेपर देंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पे टाइम कम देंगे तो कंपटीशन में आपको बहुत चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी, और अनफॉर्चुनेटली वहां पर आपके पास ये टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ये एग्जांपल दिया मैंने, ही सेड रानी केम हियर, और हम लोगों ने यहाँ पे इसको गॉन में चेंज कर दिया है। कम को मतलब पास्ट परफेक्ट में लिया है, पास्ट इंडेफिनिट में, टेंस को हम नहीं देख रहे हैं, हम कम को गो में देख रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ केम हियर। और प्रीवियस वीडियो में जो हमने सेट सॉल्व किया था उसका एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर हमारा ये दिया हुआ है, द लेडी सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन टू कम हियर। फिर से आप देखिएगा टू कम हियर, और हमने इसको गो में कर दिया, हियर देयर में चेंज होता है, ये तो एक ऑब्वियस फैक्ट है। एक और भी क्वेश्चन था, प्रीवियस वीडियो में ही था, मदर सेड टू मी विल यू कम हियर। फिर देखिएगा, और हमने इसको गो देयर में कर दिया। तो आप एट द बैक ऑफ योर माइंड ये होना चाहिए कि कम को गो में चेंज किया जाता है, ठीक है। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आगे का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही क्रूशियल है हम लोगों के लिए। हमें एक चीज जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वाइल अपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, वो ये है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो जितना टाइम को हम सेव कर सकते हैं उतना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पर हम अपने टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारा टाइम डिमांड करते हैं कि हमें टाइम चाहिए, नेमली जो रिलेटिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और आपका क्लोज टेस्ट है, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं उनको टाइम चाहिए होता है। तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेट ऐसे होते हैं जहां पे आप बहुत इजीली, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप काफी कम समय में बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बोलता है, हम जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव सेंटेंसेज आर फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडजेक्टिव सेंटेंस। तो इसका मतलब हमारे लिए क्या होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। एडजेक्टिव सेंटेंस, आप देखिएगा ये शीट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाई थी, और यहाँ पे हम लोगों ने एडजेक्टिव को, इंट्रोगेटिव को, इंपैरेटिव में एक्सक्लेमेटरी को, और ऑपरेटिव, there are 5 types of sentences, namely adjective, interrogative, imperative, exclamatory और operative। जब हम इनके indirect sentence निकाल के को indirect sentence चेंज करते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट निकल के आता है वो हमेशा एक adjective sentence ही होता है, हमेशा एक adjective sentence होगा। यहाँ पे do you like बनाना, तो अब इस चीज को ज्यादा ढंग से सीखिएगा हमने किया क्या। अगर मैं आपके साथ एक टर्म यूज करूं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, आखिर हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है नरेशन को फॉर्म करने के लिए, वो ये होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको किसी भी तरीके से एडजेक्टिव फॉर्म को बचाना है। इंपेरेटिव को अभी हम रोकेंगे, इंपेरेटिव क्योंकि हम लोग टू से भी चेंज कर देते हैं। तो हमें हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में हम जो है किसी भी प्रकार से एडजेक्टिव सेंटेंस हम लोग बचा लें। तो करूंगा क्या, अगर मैं इसमें से इसके इंट्रोगेटिव फॉर्म को निकाल लूं, तो मैं करता क्या हूं, जैसे कि आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड यूज करता हूं कि मैंने इसको इंजेक्शन लगा दिया,
डू यू लाइक बनानाज को इंजेक्शन लगा के मैंने इसमें से इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म निकाल ली और वो इंट्रोगेटिव फॉर्म मैंने यहाँ पे दे दिया आस्क मी। तो जैसे ही मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में किया तो ये सेंटेंस आपका तुरंत से हो गया यू लाइक बनानाज। अब यू लाइक बनानाज कैसा सेंटेंस है? एडजेक्टिव सेंटेंस है। तो हमने यू लाइक बनानाज को एक्चुअली इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अब इम्पेरेटिव्स आप इसको देख लीजिए, वाई वाले केस में देखिएगा हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। रिपोर्टेड स्पीच को इंजेक्ट करना पड़ता है हमें, और इंजेक्ट करके हमने इसके इंट्रोगेटिव फॉर्म निकाल ली। इंट्रोगेटिव फॉर्म को हमने कहां डाल दिया? यहाँ पे रख दिया, यहाँ रख दिया। अब ये सेंटेंस जो बचा हुआ है ये वाई आर यू शाउटिंग नहीं बचा है, अब ये बचा है वाई यू आर शाउटिंग। अब यू वाई वर्ड तो ऐसा ही रहेगा, और यू आर शाउटिंग जो कि एडजेक्टिव सेंटेंस है उसको आप जो है प्रोनाउन और टेंस चेंज कर दीजिए, एडजेक्टिव सेंटेंस आ जाएगा आपको। इसी प्रकार से यहाँ पे इंपेरेटिव में तो हाँ हम टू से भी फॉर्म कर देते हैं सेंटेंस, लेकिन हम दैट कंजंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसके ये एक प्रकार की सलाह है, तो इसमें से सलाह जो है जो एडवाइस है उसको इंजेक्ट करके रिपोर्टिंग वर्ब को दे दिया, तो फिर ये हो जाएगा शी शुड वर्क हार्ड, नेहा शुड वर्क हार्ड, ऐसा हो जाएगा। और फिर से आपके पास जो है एडजेक्टिव स्ट्रक्चर आ जाएगा। हुर्रा, हुर्रा को हमने यहां से हटाया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी प्रकार से इसको चेंज कर दें, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है। तो हुर्रा तो हटा दें, और हमारे पास रिमेनिंग सेंटेंस क्या है? वो एक एडजेक्टिव सेंटेंस है। तो फिर इसको हमने कहा इंजेक्ट कर दिया, इसको हमने इंजेक्ट कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब को दे दिया। अब हमारे पास क्या बचा? आई हैव वॉन, तो हमने आई हैव वॉन को चेंज कर लिया, ये देखिएगा। इसी प्रकार ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फिर इसको इंजेक्ट कर दो और इसका इंजेक्शन लगा दो आप रिपोर्टिंग वर्ब को। तो जैसे ही आपने रिपोर्टिंग वर्ब को इंजेक्शन लगा दिया तो इसमें से ऑप्टेटिव पार्ट निकल चुका है। ऑप्टेटिव पार्ट निकल गया तो अब ये सेंटेंस मे गॉड ब्लेस यू विद द सन नहीं रहा, ये सेंटेंस हो गया है गॉड मे ब्लेस यू विद द सन। और गॉड मे ब्लेस यू विद द सन एक एडजेक्टिव सेंटेंस है। अब गॉड मे ब्लेस यू सन, मे को कैसे चेंज करेंगे वो हम सब जानते हैं, और हमारे पास फिर से एडजेक्टिव सेंटेंस आ चुका है। तो जो हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये सब जो फिनोमिनन है ये डायरेक्ट नरेशन के हैं, इनडायरेक्ट नरेशन के नहीं है। इनडायरेक्ट नरेशन में केवल एक ही टाइप का सेंटेंस आता है और वो है हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस। तो बहुत किसी भी तरीके से अगर मुझे इनकरेक्ट ऑप्शन बनाने हैं तो मैं कभी भी इसको ऐसे नहीं करूंगा डिड आई लाइक बनानाज, क्योंकि आप तो अगर आप वॉइस में जाएं, अगर वॉइस के टॉपिक में जाएं तो वहां पे इंट्रोगेटिव रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव का इफेक्ट कौन ले लेता है? रिपोर्टिंग वर्ब ने अपने ऊपर ले लिया। तो अब ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपने यहाँ पे एक वर्ब ऐसी लगा दी है जो इंट्रोगेशन क्वेश्चन को पूछती है, तो फिर आप दोबारा से वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वरना ये डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव करना है। तो कीप इट सिंपल। इनडायरेक्ट नरेशन में जो हमारा जो आउटपुट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो फाइनल स्टेटमेंट आएगा बन के हमारे पास, वो उसमें दैट जो क्लॉज होगा उसके बाद हमेशा एक एडजेक्टिव सेंटेंस ही लिखा जाएगा। इनडायरेक्ट और जो ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव का इफेक्ट है, वो कौन अपने ऊपर ले लेगा? वो काम जो है रिपोर्टिंग वर्ब का है। तो आपको मैं कितनी भी बार इसको बोल लूं, आप इसको एक बार देख लीजिए। हमने 5 टाइप्स की सेंटेंसेज को जो है इनडायरेक्ट में फॉर्म किया हुआ है। अभी हम इनको 1 बाय 1 भी देखेंगे कि इसमें क्या चीजें हमें कंसीडर करनी चाहिए जब हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और ये बहुत ही आसान है अगर आपको इनडायरेक्ट नरेशन सीखना है। एडजेक्टिव सेंटेंस चाहिए हमें इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये सारे जो सेंटेंस के टाइप हैं जो हम इनको स्टडी करते हैं, जो मैंने कहा था बहुत क्रूशियल है इनको पढ़ना, वो हमारा जो फिनोमिनन है वो डायरेक्ट नरेशन का है, ठीक है। तो इस होप के साथ आपको समझ में आ गया है, हम लोग आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए, मैंने ये बात कई बार रिपीट कर दी है, मैं लास्ट टाइम और कर देता हूँ। इनडायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव था, इसका इफेक्ट आरवी अपने ऊपर ले लेते, क्योंकि आरवी ने वो सारा प्रभाव अपने ऊपर ले लिया। तो अब बचेगा क्या? अब हमारे पास एडजेक्टिव सेंटेंस बचता है। इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा एडजेक्टिव सेंटेंस का यूज किया जाता है, और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं और समझा दूंगा, एग्जाम्पल समझा दूंगा, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस में इनको कैसे चेंज किया जाता है। आई थिंक सबसे इजीएस्ट जो पार्ट है कि नरेशन कैसे चेंज होता है वो एडजेक्टिव सेंटेंस का ही है। तो एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है हमारी, देखिए चेंज कैसे होती है। वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टेल, टोल्ड और विल टेल। ये आपको दिखाई पड़ेगा, वो डिपेंडिंग ऑन द टेंस के रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है तो टेल आ जाएगा, प्लूरल नंबर है तो टेल आएगा, सब्जेक्ट का अगर सिंगल नंबर है तो टेल्स भी आ सकता है, टोल्ड आ सकता है, विल टेल आ सकता है। और ये चेंज तब किया जाता है जब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अदरवाइज अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या टोल्ड में या विल टेल में चेंज नहीं करते।
लेकिन अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एक क्वेश्चन था हमारा जिसमें एडजेक्टिव सेंटेंस ही है और सेट टू को डायरेक्ट नेशन में तो रखा ही जाता है, इनडायरेक्ट नेशन में भी उसने सेट टू को कर रखा है। अब सभी ऑप्शंस में सेट टू ही दिया हुआ है तो फिर हमें उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमारे पास टोल्ड वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये चेंज किया जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। आप जानते ही हैं, आपने प्रीवियस स्लाइड भी देखी होगी, यहाँ पे आपको अगर एडजेक्टिव सेंटेंस लगाना है तो कंजंक्शन दैट ही लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब या मोडाल से हमने सेंटेंस बनाया तो हम कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं, इफ या वेदर का। और WH वाले पार्ट में हम कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो कंजंक्शन आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ और वेदर आ सकता है और WH वर्ड है वहां पे क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब मोडाल से बना हुआ है तब तो हमारा कंजंक्शन इफ और वेदर आता है। और अगर हम देखेंगे भी इसको, और अगर WH वर्ड से है तो किसी कंजंक्शन का हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, और अदरवाइज हम कंजंक्शन दैट, एक ही कंजंक्शन याद रखिएगा, दैट, इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। और जो मिसलेनियस चेंजेस हैं टेंस के, प्रोनाउन के, जिनको हम लोग टेंस कंसिस्टेंसी में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो चेंज होते हैं। फिर हमारे पास टाइम एंड प्लेस डिफरेंसेस चेंज होते हैं। अभी हम लोगों ने प्लेस में कम और गो देखा, हेयर को देर देखा, हिदर को थिदर देखा। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव्स में जो चेंज किए जाते हैं। ठीक, नाउ राम सेड टू श्याम, तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का इफेक्ट कौन ले गया अपने ऊपर, रिपोर्टिंग वर्ब अपने ऊपर ले जाएगी, वो राम टोल्ड श्याम हो जाएगा और दैट आ गया। और आई को हमने राम से चेंज कर दिया, यू को चेंज कर दिया श्याम से, तो ही वुड हेल्प हिम, आपके पास सेंटेंस आ गया। सबसे इजी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है नरेशन में वो एडजेक्टिव सेंटेंस का होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, राम सेड आई शैल प्ले नाउ, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है वो श्याम है, तो हमने यहाँ पे राम टोल्ड श्याम किया। हमारे पास सेकंड सेंटेंस में हमारे पास कोई रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने इसको सेट का सेट रखा, कंजंक्शन दैट आ गया। प्रोनाउन चेंज कैसे होंगे, टेंस चेंज कैसे होगा वो हमने सारा कर दिया। शैल को हम वुड में करते हैं, ये भी आपको क्लियर है। नाउ को देन में चेंज करते हैं। आई चेंज जो होगा राम के अकॉर्डिंग होगा तो यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड टू मी आई सॉ मोहन यस्टरडे, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हमने क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया, तो ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। कंजंक्शन दैट लगा दिया गया। आई फर्स्ट पर्सन में चेंज किससे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से होगा तो हमने ही लगा लिया। पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने पास्ट परफेक्ट कर दिया। सोहन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। और यस्टरडे को हमने द प्रीवियस डे कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे सारे पार्ट हो गए। और जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं नरेशन को सॉल्व करने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हो रही है, कंजंक्शन चेंज कैसे हो रहा है, टेंस और प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहे हैं, और मिसलेनियस चेंजेस कैसे हो रहे हैं। मिसलेनियस चेंजेस में हमारे पास प्लेस और टाइम के रेफरेंसेस आते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव्स आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ये सेंटेंस देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो, और प्रेजेंट में है तो सेज ही रखेंगे। ये थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच का है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हमने टेंस भी कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही आसान था, इसे करने में मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ ट्रिकी एस्पेक्ट, व्हाट डू वी मीन बाय व्हेन वी से देयर इज सम ट्रिक इन्वॉल्व। आप इस सेंटेंस को देखिएगा, ट्रिकी एस्पेक्ट वो होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक एडजेक्टिव सेंटेंस है। आप अगर प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे तो जितने भी हमारे पास डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस दिखाई पड़ रहे हैं उसमें सब में रिपोर्टेड स्पीच में एडजेक्टिव सेंटेंस ही है। और ध्यान देखिएगा यहाँ पे जो एडजेक्टिव सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट कौन है, आई है। यहाँ पे रिपोर्टेड आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे द टीचर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के रूप में प्राइमरली हम नाउन प्रोनाउन को यूज करते हैं, रवि श्याम हरि नेहा गीता को यूज करते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज केसेस जब आप सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में जाएं, जब हम लोग वहां पे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, तो जब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टडी करना है तो डेफिनेटली हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो वहां पे हमने ये भी चेक किया था कि जरन भी सब्जेक्ट बन सकते हैं, इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कुछ क्लॉजेज हैं जो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं। वो एक आपका इंट्रोगेटिव क्लॉज है, और वो आपका दैट प्लस क्लॉज है, वो आपका इफ प्लस क्लॉज है, वो आपका वेदर प्लस क्लॉज है। तो 4 क्लॉजेज को मैंने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में आपको समझाया जो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये है दैट प्लस क्लॉज। तो फिर से देखिएगा, अभी जो हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे जो डायरेक्ट नरेशन किया हुआ है इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो आई है या द टीचर है।
तो अगर आई सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है तो हमारे पास दैट प्लस क्लॉज, इफ प्लस क्लॉज, इफ प्लस क्लॉज और वेदर प्लस क्लॉज और एक इंट्रोगेटिव क्लॉज भी सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकते हैं। तो इस बार हमारे पास जो सब्जेक्ट आएगा वो एक्चुअली एक रवि श्याम हरि नेहा गीता नहीं होगा, एक क्लॉज होगा और उसमें दैट लिखा होगा ऑलरेडी। तो तब क्या होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में एक एडजेक्टिव सेंटेंस ही है लेकिन उसका सब्जेक्ट जो है क्लॉज है और वो क्लॉज बना हुआ है दैट प्लस क्लॉज। जैसा कि आपके पास ये क्वेश्चन देखिए जरा, इसको देखिए पहले। साची सेड टू रितु माय हस्बैंड विल रिटर्न, नॉर्मल एडजेक्टिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहला चेंज क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होता है। तो इसको टोल्ड करेंगे, कंजंक्शन दैट लाएंगे, माई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, हर हस्बैंड विल रिटर्न। अब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जहां पर हमने बात की थी डाई ट्रांजिटिव वर्ब के, उसमें टेल को हम बहुत प्रोमिनेंटली यूज करते हैं। और जब आप लोगों ने वॉइस के वीडियो देखा होगा तो हम लोगों ने डाई ट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और वहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल जो बार बार बताता हूँ वो है रवि गेव नेहा अ बुक, ये एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। तो साची टोल्ड रितु, तो टोल्ड हुम किसको बताया, रितु को बताया। तो रितु तो एक ऑब्जेक्ट हो गया जो हुम का आंसर है। और एक पूरा क्लॉज व्हाट का आंसर देगा, साची ने क्या बताया। तो हमारा जो आंसर आएगा ये बताया, साची ने रितु को बताया कि उसका हस्बैंड आएगा, लौट के आएगा। तो दैट प्लस क्लॉज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। और कोई भी एक्सप्रेशन जो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है तो नेक्स्ट सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है। तो यहां पर आपके पास जो एडजेक्टिव सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है, इसका सब्जेक्ट कौन है, माय हस्बैंड। माय हस्बैंड सब्जेक्ट है और विल आ गया। यहां पर जो इज का सब्जेक्ट है वो पूरे का पूरा दैट प्लस क्लॉज है, क्योंकि दैट प्लस क्लॉज अगर ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन करेगा। तो अब ये एडजेक्टिव सेंटेंस ही है, ये एक एडजेक्टिव सेंटेंस ही है। एडजेक्टिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम जो रूल फॉलो करते हैं वही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला चेंज हम क्या करने जा रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया गया है तो यहां पर हम टोल चेंज करेंगे तो ये आ गया। अब ये वाला दैट आपको यहाँ पे रेड में दिखाई पड़ रहा है, ये वाला दैट हमने क्यों यूज किया हुआ, ये दैट हमने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज किया हम लोगों ने। ठीक है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं बस, ठीक है ना। तो ये वाला रेड कंजंक्शन तो दैट आ गया। अब ये दैट क्यों आया, ये जो ऑलरेडी दैट हमारे पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है ये वो दैट आ गया। तो यहाँ पर दो दैट एक साथ आ जाएंगे। ऐसा स्ट्रक्चर आपको शायद बहुत अच्छा ना लगे देखने में, बट बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। यहां पर भी एक एडजेक्टिव सेंटेंस है और इस एडजेक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो माय हस्बैंड है, नॉर्मल नाउन है, पॉजेसिव केस के साथ है। बस रवि हो सकता था, रवि भी रिटर्न भी हो सकता था, ये भी है। तो यहां पर हमने क्या किया, जो सब्जेक्ट की तरह जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं वो दैट माय हस्बैंड विल रिटर्न, दैट प्लस क्लॉज को ही हम लोगों ने सब्जेक्ट बना लिया। और हेल्पिंग वर्ब और मॉडल बगैर सब्जेक्ट के नहीं आते हैं। ये चीजें मैंने बहुत स्ट्रेस किया है सब्जेक्ट और एलिमेंट के टॉपिक में। तो आपको लगता होगा यार ठीक है इतना क्यों स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि मेरा पर्पस केवल वहां पर ये नहीं था कि हम आपको केवल सब्जेक्ट पर, मैं आपको केवल सब्जेक्ट और एग्रीमेंट ही सिखाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि मुझे आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ाना है और किस टॉपिक में हमें कितनी गहराई में जाना है। सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो हर बार पेपर में किस्मत के सहारे बैठेंगे। अगर आप एक बार थोड़ा सा टाइम डिवोट करिए, इन चीजों को ढंग से पढ़ लीजिए, फिर आपको शायद दोबारा प्रिपरेशन ही ना करनी पड़े, एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा। और मार्केट में इतनी नई नई कार्स अवेलेबल हैं, इतने नए नए फोन्स अवेलेबल हैं, तो उन्हें खरीदेगा कौन। मेरे पास कार भी आ गई, फोन भी आ गया, अब ये आप खरीदिए, आप आगे बढ़िए, आप काम करिए वाले, तो वरना तो मार्केट खत्म हो जाएगा अगर नए कस्टमर्स नहीं आएंगे। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अगर मैंने एक फोन ले लिया तो अब मैं 2 साल तक तो फोन नहीं लेने जा रहा हूँ, मतलब फोन का मार्केट तो खत्म हो जाएगा। देन वी नीड न्यू कस्टमर्स। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जॉब करें और मार्केट में पैसा खर्च करें, तब ये पूरा मार्केट जो है चलेगा। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस थ्योरी जो मैं आपको बीच में बताता रहता हूँ सोसाइटी की, आप ग्रामर पे आ जाइए तो यहाँ पर सबको क्लियर होगा जिस प्रकार से इस सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट कौन है, माय हस्बैंड है। यहाँ पर भी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस है वो कौन सा, एडजेक्टिव सेंटेंस है। इस बार इसका सब्जेक्ट जो है वो दैट प्लस क्लॉज है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जब हमारे पास इनडायरेक्ट नेशन आ रहा है तो 2 कंजंक्शन आ रहे हैं, दैट, अदरवाइज हम 2 कंजंक्शन को यूज नहीं करते। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी एस्पेक्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब करेक्शन इंप्रूवमेंट में आते हैं
तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी क्या होगा, हमारा मोमेंटम बन जाएगा, बोर्ड का मोमेंटम बनेगा, नरेशन कर रहे हैं, ये कर देंगे नरेशन, वो कर देंगे नरेशन को, ठीक है। लेकिन करेक्शन इंप्रूवमेंट जो आता है तो वहां पे अगला क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड होगा, ओनली गॉड एंड पेपर सेटर, इन लोगों को पता होता है और किसी को पता नहीं होता। तो आपको, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उन चीजों को जितना गहराई से समझ चुका है तब तो वो उसका आंसर दे देगा। लेकिन आपने इसको सुपरफिशियली पढ़ा है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड तो हुई नहीं है, फिर वो हवा में घूमता रहेगा ऐसे ही। तो इस चीजों को बहुत ही ज्यादा एसिमुलेट करिए, ढंग से समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, इनको अपना बना लीजिए, अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इशू विद दैट। चलिए अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो भी एक काफी यूजुअल फिनोमिनन है आपके एग्जाम का और काफी पूछा जाता है, और इसके लिए भी आप देख लीजिएगा। अभी हम लोगों ने जब एडजेक्टिव सेंटेंस को पढ़ा तो सबसे पहला चेंज, जब भी हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में। फिर हम क्या देखते हैं, कंजंक्शन को देखते हैं, फिर हम टेंस को चेक करते हैं, फिर हम प्रोनाउन को चेक करते हैं, और फिर हम मिसलेनियस चेंजेस को देखते हैं। मिसलेनियस चेंजेस में हमारे प्लेस और टाइम के वर्ड्स होते हैं, और फिर डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जो चेंज करने जा रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो जो इनडायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में जैसे कि आप यहाँ पे देख लेंगे, डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इंट्रोगेटिव है, ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है, तो इसको हम इंजेक्ट कर लेंगे और इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म निकाल के हम कहाँ दे देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को दे देंगे। तब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचता है एडजेक्टिव। तो पहला चेंज जो होता है बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है। तो अगर आप एक पेपर को देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, तो सबसे पहला आपका ध्यान होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हुई है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सब में सेड है तो हमें कुछ नहीं कर सकते, अगर टेंस चेंज है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेंस को जो चेंज होना है वो रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं होना है, वो रिपोर्टेड स्पीच में होना होता है, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कैसे होती है, तो अभी हम लोगों ने एडजेक्टिव में क्या देखा था कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम टेल, टोल्ड या विल टेल कर देते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो से रखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी एब्सोल्यूट नहीं है कि मतलब हाँ ये फॉलो ही होगा, ऑप्शन पे हम इवेंचुअली ऑप्शन पे रिलाई करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया तब हम रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। प्रेजेंट में है तो आस्क या आस्क आ जाएगा, अगर पास में है तो आस्क आ जाएगा, और फ्यूचर है तो विल आस्क आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारे पास या तो एक फैमिली ये आ जाएगी, इंक्वायर वाली फैमिली आ जाएगी, या वांट टू नो वाली आ जाएगी, या फिर वंडर वाली फैमिली आ जाएगी। ये तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में प्राइमरीली ऑब्जेक्ट नहीं होते। आप प्रीवियस ईयर्स के जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो कई बार क्लोज हमारे पास ऐसे आते हैं जो हम लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को वहां पर यूज किया और हमने उस आंसर को फाइंड आउट कर लिया। क्लोज टेस्ट तक में हम लोग गए हैं इसको लेकर। ये तो अब जब हम क्लोज टेस्ट कर रहे हैं तो हम जो क्या क्या चीजें रिकॉल करें, आपको रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कॉल है। ऐसा तो नहीं कि आपके पेरेंट्स ने, आपकी सोसाइटी ने, आपके विलेज ने, आपके सिटी ने, टाउन ने आपको धक्का दिया, फोर्स किया कि नहीं जाइए आप तैयारी करिए, आपको करनी पड़ेगी। हम चाइना में तो रहते नहीं है, इंडिया में है, तो आपको कौन सा करियर पाथ चुनना है ये तो आपकी चॉइस है इवेंचुअली। तो हमें बहुत चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। और लकीली आपके पास ये वीडियोज अवेलेबल हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेंटल नोट जरूर बनाते रहिए और बहुत जल्दबाजी में मत रहिए। ऐसा नहीं है एक ही दिन में बैठ के हम 8 वीडियोज को देख लेंगे। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, नहीं हो पाएगा, आपको सब हौच पौच हो जाएगा आपका ये। चलो इसकी समरी कर लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहला चेंज क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट है और रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, तो उसका इफेक्ट जो लेगा आरवी अपने ऊपर ले लेगी, और वो अगर ऑब्जेक्ट है तो ऐसे चेंज हो जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा चेंज होता है इन्वर्टेड कॉमाज को। अगर हमारे पास सेंटेंस जो है एडजेक्टिव है रिपोर्टेड स्पीच में तो कंजंक्शन दैट लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो दैट लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी है तो दैट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मॉडल से आने वाले क्वेश्चन है तो हम कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं। और अगर ऑप्शन में दोनों दे दिए जाए, इफ भी दे दिया जाए, वेदर भी दे दिया जाए, और आगे टेंस का पार्ट, प्रोनाउन का पार्ट और मिसलेनियस चेंजेस जो है बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो हम वेदर के साथ जाएंगे, हमेशा वेदर को प्रायोरिटी देंगे। कहने का मतलब ये नहीं इफ गलत है, बस वेदर को प्रायोरिटी देते हैं। और अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस ऐसा है जो कि WH वर्ड से बना हुआ है,
तब हम किसी कंजंक्शन का यूज नहीं करते। नो कंजंक्शन इज यूज इन दिस केस। एंड टेंस के चेंज, प्रोनाउन के चेंज, टाइम एंड प्लेस डिफरेंसेस और डेमोस्ट्रेटिव जो है वो बिल्कुल जनरली जैसे चेंज होते हैं वैसे चेंज होंगे, उसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब हम सेंटेंस लेते हैं थोड़े से। प्रिया सेड टू रवि, तो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव है, तो इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म को हमें वहां से निकाल लेना है और उसको इंट्रोगेटिव फॉर्म का जो इफेक्ट है वो लॉर्ड शिवा, शिवाजी हैं जो विष पी गए थे, तो ये शिवाजी को दे देना है, शंकर भगवान को दे देना है ये। ठीक है, तो ये जैसे ही इसने आस्क किया, अब ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव से एडजेक्टिव हो गया। और देखिएगा, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मॉडल से बना हुआ क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पे कंजंक्शन इफ का यूज कर दिया और वेदर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसको हमारे पास एक एडजेक्टिव सेंटेंस हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ही सेड टू मी डिड यू नॉट गो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? आस्क कर दिया, इससे इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म खत्म हो गई और ये पास्ट इंडेफिनिट है। यू को चेंज किससे करेंगे? मी से चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज हो गया। पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने पास्ट परफेक्ट कर दिया। टीना सेड टू रोहन विल यू हेल्प मी टुडे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इफेक्ट कौन ले लेगा? इंट्रोगेटिव का इफेक्ट कौन लेगा? रिपोर्टिंग वर्ब अपने ऊपर इफेक्ट ले लेगी, बिल्कुल ले लिया। और हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हमने आस्क लगा दिया, और क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब मॉडल से है तो हमने कंजंक्शन इफ का यूज किया। यू चेंज किससे होगा? रोहन से चेंज होगा। मी चेंज किससे होगा? टीना से चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव केस है, हर रहने दीजिए, सब्जेक्टिव केस है, हमने ही कर दिया और टुडे को दैट डे कर दिया, मिसलेनियस चेंजेस भी हो गए। हमारे पास जो है इनडायरेक्ट रिलेशन आ चुका है। आगे आते हैं। द टीचर सेड टू रोहन व्हाई आर यू लेट, इस बार जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब मॉडल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इस केस में हम कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब के पास क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया गया है रोहन, तो हमने यहाँ पे आस्क लगा लिया, और क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड है फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाएगा। और जैसे ही हमने इसको आस्क किया, अब ये सेंटेंस कैसा बन गया? व्हाई आर यू लेट नहीं रहा, इंट्रोगेटिव तो निकल गया ना इसमें से, अब ये बच गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बच चुका है। तो ये क्या हो गया? व्हाई यू आर लेट, तो यू किस चेंज किससे होगा? सेकंड पर्सन से होगा, ही से हो जाएगा, ही हो जाएगा। और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो हम इसे सिंपल पास्ट में कर देंगे, ही वाज लेट, आंसर आ जाएगा। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, तो हमने आस्क मी कर दिया। जैसे ही हमने रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू से आस्क किया, ये जो सेंटेंस हमारा जो इंट्रोगेटिव है व्हाट आर यू डूइंग, ये हो गया व्हाट यू आर डूइंग। और व्हाट को तो व्हाट को ऐसे रहने दीजिए और कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। अब यू आर डूइंग, यू चेंज किससे होगा? मी से आर ही आ गया और पास्ट में चला जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया। द टीचर सेड टू राम, रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, आस्क कर लिया, इसके इंट्रोगेटिव फॉर्म को हमने किसको दे दिया? रिपोर्टिंग वर्ब को दे दिया, तो ये क्या हो गया? वाई यू आर शाउटिंग, अब वाई को वाई रहने दिया, यू आर शाउटिंग को यू चेंज किससे हो जाएगा? राम से हो जाएगा। यू आर शाउटिंग जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दीजिए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है। ठीक है, आगे आएंगे। शी सेड टू हर हु टीचेज यू संस्कृत, आपके पास ये सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, आस्क कर दिया। आई थिंक वाई अपना आप जानते हैं, हम चेंज कर देंगे इसको। ठीक है, मोहन सेड टू श्याम हुज पेन इज दिस, रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है, आस्क कर दिया और इसको पेन को ऐसे कर दिया, दिस को दैट कर दिया। व्हाट इज योर नेम, रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, आई आस्क अगर कर लिया और डब्ल्यूएच वर्ड है, कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, है ना। व्हाट इज योर नेम, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म निकलेगी तो क्या हो जाएगा? व्हाट योर नेम इज, तो उसको कर दिया। योर चेंज किससे होगा? गर्ल से होगा, गर्ल का जेंडर लेगा तो योर नेम की जगह माई नेम नहीं होगा, हर नेम होगा। व्हाट इज ये लिखा हुआ है। और ये आपकी सहूलियत के लिए, आपके कंफर्ट के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए ये सेंटेंसेस को मैंने कंपाइल कर दिया है, तो एक बार पॉज कर लीजिएगा और देखिएगा। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो हेल्पिंग वर्ब मॉडल से स्टार्ट होता है तो आपके पास जो कंजंक्शन आ रहा है वो इफ आ रहा है। ठीक है, वेदर भी आ सकता है, तो कहेंगे सर आपने बताया तो नहीं, वेदर तो लिख के नहीं दिखाया, आप वेदर लिख लो, यहाँ पे वेदर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने, हम एक्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन तो करना जरूरी है, ये तो समझाने के लिए आपको दिए गए हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे जो एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो वास्तव में कंपटीशन में आते हैं, तो ये आपको रियल फील देंगे कि कंपटीशन में क्या चल रहा है। अदरवाइज तो नरेशन को चेंज कैसे करते हैं तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा और 10th में भी पढ़ा होगा, और अगर आपके बोर्ड में ग्रामर है तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और अगर WH वर्ड से है हमारा तो कोई कंजंक्शन नहीं है। देख लीजिएगा किसी भी WH वर्ड जो मैंने राइट से यहाँ पे डिनोट किया है उससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है।
इस शीट को ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि अगली शीट जो है आपके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होगी, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं ट्रिकी एस्पेक्ट। एक ट्रिकी एस्पेक्ट हमारे पास अभी आया था जब हम एडजेक्टिव सेंटेंस को डिस्कस कर रहे थे, और वो ट्रिकी एस्पेक्ट ये था कि जब एडजेक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई एक नॉर्मल नाउन प्रोनाउन ना होकर एक दैट प्लस क्लॉज सब्जेक्ट बन गया था। तो हमारे पास हुआ क्या था कि वहां पर दो दैट आ रहे थे। इस एस्पेक्ट पे जाने से पहले मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से साइड हो जाता हूँ, और आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या इफ और वेदर से पहले हमने कोई कंजंक्शन लगा रखा है? नहीं लगा रखा है, ठीक है ना। और क्या हमने WH वर्ड से पहले कोई कंजंक्शन लगा रखा है? नहीं लगा रखा है। ध्यान दीजिएगा, इफ वेदर खुद ही कंजंक्शन है और इनसे पहले कोई कंजंक्शन लगा हुआ नहीं है। WH वर्ड से पहले कंजंक्शन आता नहीं है, ये ग्रामेटिकल रूल है जो आप इसको फॉलो करिए। क्योंकि अभी जो हम देखने जा रहे हैं, जो आगे देखेंगे, वहां पर हम इफ और वेदर और WH वर्ड से पहले भी कंजंक्शन लगाने जा रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जब हम करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। इस चीज को देख लीजिएगा जरा, तो क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। रिकॉर्डेड वीडियो का जो एक बेनिफिट है वो ये है कि आप इसे आराम से देख सकते हैं। लाइव सेशन में क्या होता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके भी बेनिफिट है और इसके भी बेनिफिट है। तो वो डाउट कैसे करते हैं, यू नो दैट, राइट। ट्रिकी एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू होगा। ये तो आपको क्लियर है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होता है तो कंजंक्शन इफ वेदर आता है, और अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते। दैट इज विजिबल टू यू, गुड एनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब क्या होगा, अभी जो ट्रिकी एस्पेक्ट हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस में था, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक एडजेक्टिव सेंटेंस है और उसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो दैट प्लस क्लॉज नहीं है, वो सब्जेक्ट बना हुआ है इंट्रोगेटिव क्लॉज या इफ प्लस क्लॉज या वेदर प्लस क्लॉज, तब हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा? बहुत ध्यान से, बहुत ही अलर्ट होगा। यू में रेफर टू क्वेश्चंस गिवन इन प्रोनाउन कंजंक्शन। जब ये टॉपिक खत्म हो जाए, प्रोनाउन अगर आपका हो चुका है तो उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कंजंक्शन होगा तो देख लीजिएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन करेक्शन और इम्प्रूवमेंट। करेक्शन इम्प्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफी ज्यादा इस थ्योरी का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप एक SSC एस्पिरेंट्स हैं, SSC एस्पिरेंट हैं, तो आप तो नेशन पढ़ते हैं, लेकिन जो बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, CDS है या UPSC के एस्पिरेंट्स हैं और रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जहाँ इंग्लिश आती है, वो इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ते। और जब हम करेक्शन इंप्रूवमेंट करने बैठते हैं, सर वो करेक्शन हमसे हो ही नहीं रहा, सर हमसे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। बेटा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका जो थोड़ा सा जो है क्वेश्चनेबल आपने तरीके से पढ़ा है इसको, इसलिए नहीं हो सकता। क्योंकि टीचर को अगर कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, तो अगर किसी आंसर को भी एक्सप्लेन करना है तो डेफिनेटली कुछ थ्योरेटिकल बेस तो होना चाहिए टीचर के पास और आपके पास। आप दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, हम दोनों को इनफैक्ट एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, तभी उसका आंसर एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी नॉलेज के बेस पे, मैं कई ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास कई वर्षों का अनुभव है, ठीक है। लेकिन आप शायद पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके अंदर घबराहट भी होती है, जोश भी होता है, आपके अंदर पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमें सब कुछ अभी चाहिए। आज पढ़ लिया हमने तो अब तो हमें बस राजा बनना चाहिए। अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको बहुत पेशेंट होना चाहिए, बहुत धैर्यवान होना चाहिए। जल्दबाजी में तो आप एक सिपाही बन सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, वो एक एडजेक्टिव सेंटेंस है। और एडजेक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इस बार रवि और श्याम ना होकर एक इंट्रोगेटिव क्लॉज हो सकता है, इफ प्लस क्लॉज हो सकता है, वेदर प्लस क्लॉज हो सकता है, ठीक। तो थोड़ा डिटेल में आप इसको समझिए। नॉर्मल सेंटेंस आपके पास आया, साची सेड टू हर ब्रदर व्हेन विल माय हस्बैंड रिटर्न टुनाइट। तो ये जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करें तो इसका इंट्रोगेटिव का इफेक्ट कौन ले लेगा? रिपोर्टिंग वर्ब अपने ऊपर ले लेगा। बाय नाउ यू शुड बी वेरी फैमिलियर विद दैट एस्पेक्ट, और वो हो जाएगा आस्क हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ही आस्क आएगा तो ये व्हेन विल माय हस्बैंड क्या हो जाएगा? व्हेन माय हस्बैंड विल। तो हर हस्बैंड वुड रिटर्न टुनाइट को दैट नाइट कर लिया, ठीक है। तो जैसा कि आपने डायरेक्ट नरेशन जब देखा हमने एडजेक्टिव सेंटेंस का, तो वहां पर आपने देखा होगा कि टेल एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसी प्रकार आस्क भी एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो आस्क का कौन हो गया? साची हो गया। तो इसका जो एक ऑब्जेक्ट है
वो तो हो गया हर ब्रदर। हुम किससे पूछा, भाई से पूछा। क्या पूछा, वो पूरा एक इंट्रोगेटिव क्लॉज जो है इसके ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और कोई भी चीज अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकती है तो वो सब्जेक्ट भी बन सकती है, वो कॉम्प्लीमेंट भी बन सकती है। और इन टर्म से मतलब आप और मैं काफी फैमिलियर होने चाहिए। ये टर्म्स मैं काफी यूज करता हूँ, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सब चीजें हमने काफी यूज करी है। ठीक है, तो जो चीज ऑब्जेक्ट बन सकती है सब्जेक्ट बन सकती है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है, अब इस सेंटेंस में क्या होने जा रहा है कि जैसे ही आपने इस सेंटेंस को एग्जाम में देखा, इस सेंटेंस को आप एग्जाम में देखेंगे, होगा क्या, आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो विल इधर होता ना, सब्जेक्ट से पहले होता। आप ध्यान देखिएगा, ये जो हेल्प इंट्रोगेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल सब्जेक्ट से पहले। तो आपके पास जो विल का यूज हो रखा है वो सब्जेक्ट से पहले हो रखा है आपका यहाँ पे, तो ये इंट्रोगेटिव है। लेकिन हम लोगों के पास, मैंने कहा ना, धैर्य की बहुत कमी होती है। तो जैसे ही हमने सेंटेंस देखा तो हम क्या करेंगे, हम चेंज करना चाहेंगे साची आस्क हर ब्रदर, जैसा यहां हो रखा है। तो साची आस्क हर ब्रदर तब किया जा सकता है जबकि डायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। लेकिन ये सेंटेंस तो आपका जो है एक एडजेक्टिव सेंटेंस, जिसमें एक इंट्रोगेटिव क्लॉज जो है सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब मॉडल बगैर सब्जेक्ट के नहीं आते। और इसका सब्जेक्ट कौन है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे माई लाइफ इज अनसर्टेन, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, माई लाइफ हो गया। तो यहां पर माई लाइफ सब्जेक्ट नहीं बनके पूरे का पूरा एक इंट्रोगेटिव क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट बना हुआ है इज का। देखिए ये, अगर यही स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे वुड और विल को छोड़ दिए, टेंस का पार्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट बन सकता है तो यही स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बन सकता है। तो इस वाले डायरेक्ट नरेशन में, जो आपके पास डायरेक्ट नरेशन है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक इंट्रोगेटिव क्लॉज है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है जैसा ये है, ये एक एडजेक्टिव सेंटेंस है। और अब एडजेक्टिव सेंटेंस में जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो वो आस्क में नहीं जाएगा, वो जाएगा टोल्ड में। और फिर एक एडजेक्टिव सेंटेंस में तो आपने सीखा भी, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कंबाइन करते हैं तो कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। और ये आपका क्या हो गया, पूरा सब्जेक्ट हो गया ये, और वो वॉच का सब्जेक्ट हो गया। तो अभी हम लोगों ने बार बार एक रूल को बार बार पढ़ा कि WH वर्ड से पहले कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता, तो अभी तो मैंने यूज कर दिया। और आप सब एक बड़ी गलती हो सकती है यहाँ पर, जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले चेंज देखते हैं। तो और हमको क्या दिखाई पड़ेगा, हमको दिखाई पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया गया वो तो इंट्रोगेटिव है, तो आप इसे आस्क करना चाहेंगे। और जिन ऑप्शंस में आस्क दिया होगा उनको तो आप रख लोगे, जिनमें टोल्ड दिया होगा आप उनको हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। लेकिन इस बार तो टोल्ड वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंसेस भी आपको देखने पड़ेंगे, आप इनसे बच नहीं सकते। आप इनको डिसलाइक कर सकते हैं, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सेंटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं और यही वो सेंटेंस है जो सिलेक्शन और रिजेक्शन में एक चेंज पैदा कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ ही रहे हैं भाई, सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब लेकिन अगर ये सेंटेंस आएंगे तब तो फिर प्रॉब्लम होगी। और जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं, तो आपको पेपर शटर को भी कुछ करना तो अलग पड़ेगा, वरना ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि अगर 25 आएंगे तो 25 सही कर लेंगे लोग, फिर पेपर शटर कुछ क्वेश्चन ऐसे डालेगा जहां पे प्रॉब्लम होगा। मैं फिर से आपको एक स्लाइड पे लेके जाता हूं जिसको मैंने बताया था। इस वाली स्लाइड को आप देखेंगे, यहाँ पर जो WH वर्ड है हमारे पास, तो यहाँ पे कंजंक्शन दैट नहीं है, और सब में आर भी देख लीजिएगा चेंज कैसे हो रखी है। और लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा सेंटेंस हमारे पास है, ये वाला जो है यहाँ पे टोल्ड करा हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि सेंटेंस जो है इस बार, ये डायरेक्ट नरेशन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला सेंटेंस, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो सेंटेंस है वो एक्चुअली एडजेक्टिव सेंटेंस, उसका जो सब्जेक्ट है वो रवि ना होके एक इंट्रोगेटिव क्लॉज है। और जब हम लोगों ने एडजेक्टिव सेंटेंस को देखा था, तो वहां पे जब हमने ट्रिकी एस्पेक्ट को देखा था, तो वहां पे दैट प्लस क्लॉज एक सब्जेक्ट था, तो वहां पे 2 दैट आ गए थे। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस को और लेंगे। पहला सेंटेंस, नेहा सेड टू रवि हैव यू क्वालिफाइड द टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल से हो रहा है। तो हम यहाँ पर जब इसको डायरेक्ट में लेंगे, इनडायरेक्ट में लेंगे डायरेक्ट नरेशन को, तो वेदर या इफ हमारा कंजंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, कंजंक्शन आ जाएगा और ये बन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब जो है आस्क में चेंज हो जाएगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास है नहीं। नाउ एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो वेदर प्लस क्लॉज भी तो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। ध्यान देखिएगा, यहां पर हम दैट का प्रयोग नहीं कर सकते ना। ये चीज अगर ऑब्जेक्ट है तो यही चीज जो है सब्जेक्ट भी बन सकती है, वेदर प्लस क्लॉज सब्जेक्ट बन सकता है। तो इस बार
आपको जो ये वेदर इफ आया है ये हमको तब मिला है जब हमने डायरेक्ट को डायरेक्ट किया है, लेकिन इस बार आप देखें तो वेदर और इफ जो है ये डायरेक्ट नरेशन में ऑलरेडी है। और सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव सेंटेंस में जब चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग में कुछ चेंज कैसे करते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और वेदर इफ हमने लगाया नहीं है, वेदर इफ तो हमें मिला, शुरू से मिला है। यहाँ पे वेदर इफ हमको मिला नहीं है, वेदर इफ को हमने यूज किया है, वेदर या इफ का हमने यूज किया हुआ है, वेदर और इफ हमें ओरिजिनल सेंटेंस में नहीं था, लेकिन इस बार जो हमें डायरेक्ट नरेशन दिया गया उसमें वेदर इफ हमको मिला है। और अगर आप वहां पे जो मैंने कंपाइलेशन किया हुआ है, आपका जो कंपाइलेशन है यहाँ पे इधर देखिएगा, ये वाला जो कंपाइलेशन मैंने एक सेकेंड, ये जो कंपाइलेशन किया हुआ है यहाँ पे जितने भी इफ है ये डायरेक्ट नरेशन में नहीं थे, इनडायरेक्ट नरेशन में निकल कर आए। तो और जो हम जिस सेंटेंस को देख रहे हैं, लेट्स वहां पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे वेदर इफ तो आ सकता है, उससे पहले दैट भी आ गया। तो ये दैट क्यों आ गया, क्योंकि वेदर इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था हमारे पास, ये तो ऑलरेडी था हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चन जब करेक्शन इंप्रूवमेंट में आते हैं तब स्टूडेंट को बिल्कुल ही दिन में तारे नजर आ जाते हैं, वहां पे बिल्कुल तारे नजर आ जाते हैं, सर ये क्या हो रहा है, ये वो चीज हो रही है तो वास्तव में चलती है। पेपर सेटर कुछ चीजें अपने पास ऐसी रखता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं एब्सोल्यूट है, लेकिन मैं उस लेवल पे लेके चल रहा हूं जो लाइकली है, जो प्रोबेबल है, क्योंकि ये सेंटेंस तो आप कर ही लेंगे, ये तो आपसे एक्सपेक्टेड है, तो ये तो फिर आपको, आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हैं, फिर आप किसी से भी पढ़ लीजिए भाई। तो एक एस्पेक्ट को हम एक नॉच अबव चलेंगे, एक स्टेप आगे चलेंगे, और इसमें आप एश्योर्ड रहिए, मैं पेपर्स को बहुत एनालाइज करता हूं। एक टीचर ऐसा हो सकता है, मैं भी ऐसा हो सकता हूं, शायद मैं किसी को कॉपी कर रहा हूं, या हो सकता है कई लोग मुझे कॉपी कर रहे हो कि चलो संजय सर जी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर वो टीचर जो है पेपर को एनालाइज नहीं कर रहे हैं और वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे के पेपर कैसे आएंगे, तो आप कॉपी दूसरों की कॉपी करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी आप नहीं ला पाएंगे, फिर आपको वही नकल मारनी पड़ेगी, कट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो ओरिजिनलिटी लाइए, और स्टूडेंट्स को भी काफी मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस यही है कि ओरिजिनलिटी देखिए आप, क्या क्या और संभव है, जो तो हम जानते हैं, जो दूरी दुनिया जानती है, वो तो हमें भी जानना ही जानना है, उसके अलावा इन एडिशनली हम क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, राहुल सेड टू रितेश व्हाट आर यू डूइंग। नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा हम इंट्रोगेटिव करते हैं, इसको आस्क कर दिया व्हाट ही वाज डूइंग। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रितेश हो गया, एक ऑब्जेक्ट व्हाट ही वाज डूइंग हो गया, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो चीज ऑब्जेक्ट बन सकती है सब्जेक्ट बन सकती है, तो इस बार ध्यान से देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, और यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो जो सेंटेंस है वो एक्चुअली एडजेक्टिव सेंटेंस है, और इसमें इज का सब्जेक्ट पूरा इंट्रोगेटिव क्लॉज है। वो तो आप फील लकी कि हम लोगों ने इन एस्पेक्ट्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब रूल नंबर 23 में जाते हैं तो काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। एडेंडम भी आपको मिला होगा, एक रूल 23 का एडेंडम जो है मैं फॉरवर्ड करता हूं, वो आपको मिला होगा, तो उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, तब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये अब सब्जेक्ट और सेंटेंस पूरा कैसा है, सेंटेंस पूरा एडजेक्टिव सेंटेंस है हमारे पास इस बार। एडजेक्टिव है तो रिपोर्टिंग में चेंज कैसे होगी, टोल्ड में चेंज होगी, और कंजंक्शन दैट तो आएगा ही आएगा। और ये वर्ड हमको यहाँ पे भी वर्ड है, लेकिन ये वर्ड जो है पूरा इंट्रोगेटिव है, ये तो इंट्रोगेटिव क्लॉज है जो इसका सब्जेक्ट है, और आप जानते हैं इंट्रोगेटिव क्लॉज जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं तो अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को छोड़ देते हैं, तो इसने छोड़ दिया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म को छोड़ दिया, तो ये आपका पूरा सेंटेंस आ जाएगा। करेक्शन इंप्रूवमेंट के लिए आप इनका ध्यान रखिएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, आई सेड टू हिम विल रिचा पास। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और हमने जब इसको डायरेक्ट में लिया तो आई आस्क हिम कर दिया, और वेदर या इफ में से एक लगाया, रिचा वुड पास हो गया। तो एक आस्क क्योंकि डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, तो एक ऑब्जेक्ट आपका हिम हो गया और एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। तो अगर ये स्ट्रक्चर एक ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है, तो किसी और सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन कर सकता है। और फिर से ध्यान देखिएगा, ये सेंटेंस जो आपका है विल रिचा पास एक इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन जो वेदर रिचा विल पास इज नॉट सर्टेन, ये एक एडजेक्टिव स्ट्रक्चर है। एडजेक्टिव स्टेटमेंट को रवि इज नॉट सर्टेन, अवर लाइफ इज नॉट सर्टेन, ऐसे करके हम बोल सकते हैं वहां पे भाई। द रिजल्ट इज नॉट सर्टेन, तो द रिजल्ट सब्जेक्ट हम केवल नाउन प्रोनाउन को लगाए, हम एक क्लॉज का सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, और एक क्लॉज है तो वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस बार जो सेंटेंस है वो हमारे पास जो सेंटेंस है वो एक एडजेक्टिव सेंटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट है वो एक रवि श्याम ना होकर क्लॉज है। तो एडजेक्टिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग टोल्ड लगाते हैं और दैट लगा देते हैं। अब ये आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि वेदर से पहले कंजंक्शन कैसे आ गया। वेदर से पहले कंजंक्शन तब नहीं आता जब वेदर को लगाना पड़ता है, जब वेदर ऑलरेडी दिया गया है तब तो लगाओगे ना दैट।
तो इस प्रकार से हमारा जो है अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे जा रहे हैं और ये आई थिंक काफी हैवी एस्पेक्ट था जो हम लोगों ने पढ़ा और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको डिटेल में पढ़ाऊं। तो हम लोगों ने आज कुछ मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूं सेशन को। आज हमने सेशन को जब शुरू किया था तो प्लेस के जो रेफरेंसेस थे उनको चेंज कैसे करते हैं, जो हमारा लास्ट वीडियो में मिसिंग पार्ट था वो कम को गो में चेंज करना मिसिंग था, तो वो मैंने आपको समझा दिया। और प्रीवियस सेशन से जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहां पे कम को गो किया था वो आंसर्स मैंने आपको दिखाए। फिर हम लोग एक एडजेक्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में और इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं वो मैंने समझाया आपको। और साथ ही साथ इसमें इन्वॉल्व ट्रिकी एस्पेक्ट्स क्या है, वहां पे जो करेक्शन और इंप्रूवमेंट का पार्ट है, इसमें जो प्राइमरली ये वीडियो बनाए गए हैं, ये वीडियो बनाए जाते हैं नरेशन पार्ट को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो किसी ने आपको ये तो नहीं बोला कि नहीं अब तुम करेक्शन इंप्रूवमेंट नहीं पढ़ सकते। भाई क्यों नहीं पढ़ सकते? जब हम लोगों ने वॉइस को पढ़ा, जो हम लोगों ने तांडवा सीरीज को लिया, तो वहां पे हम लोगों ने उन सेंटेंस को पैसिव में भी लिया, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने वहां पे इन्फिनिटिव आएगा, टू इन्फिनिटिव आएगा, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव आएगा, परफेक्ट इन्फिनिटिव आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव आएगा, एक्टिव में आएगा, पैसिव में आएगा। करेक्शन इंप्रूवमेंट के पार्ट से हमने पर्सपेक्टिव से हमने उसको भी पढ़ ली। ऐसा तो है नहीं कि मतलब नहीं अब एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हो तो बस वो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे, करेक्शन इंप्रूवमेंट आप नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ सकते हैं और आपको कोई रोकता नहीं है, केवल आपके अलावा आपको कोई रोक नहीं रहा है, ना आपके पेरेंट्स रोक रहे हैं, ना आपके टीचर रोक रहे हैं, ना आपकी सोसाइटी रोक रही है। आप ही रुक जाते हो कि नहीं यार बहुत हो गया, इतना पढ़ने की जरूरत क्या है। बस ठीक है, ये चीज शायद आप आज रियलाइज ना करें कि इतना पढ़ने की जरूरत क्या है, लेकिन जब आपकी एज 40 ईयर्स की होगी और आपके जो बहुत जूनियर्स हैं वो आपसे बहुत आगे निकल चुके होंगे, तब आप एक काम बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पछता रहे होंगे आप, काश यार मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने उस समय का सही उपयोग कर लिया होता। लेकिन उस समय तो आपको इम्पॉसिबल कंडीशन आती है, अगर मैं पढ़ लिया होता तो आज मैं अधिकारी हो गया होता, लेकिन अब मैं पढ़ भी लूंगा, 40 साल का हो गया हूं, तब करूंगा क्या? कुछ नहीं करूंगा। तो इन चीजों को जरा ढंग से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।